प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 20 अक्षरों का महत्व पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, उपसर्ग अनादि शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द आदि के शुरू में अन जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। आपको मैम ने व्याकरण में उपसर्ग कराए थे। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के आगे कोई नया शब्द जोड़ने से जो शब्द बनता है और उस शब्द का कोई अर्थ भी होना चाहिए, वो क्या होते हैं? उपसर्ग। यानी कि किसी एक शब्द में उपसर्ग जोड़ देते हैं, कोई शब्द जोड़ देते हैं और उसका एक नया अर्थ निकलता है, वो क्या हो जाता है? हमारा उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द हमने लगाया वो उपसर्ग कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनमें हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। जैसे देखिए, नीचे दिया है प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए। देखिए, यहाँ पर वो शब्द दिए हैं और यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, इसमें हमें मूल शब्द अलग लिखने हैं और इसमें उपसर्ग अलग करने हैं। देखिए, पहला है असफल। तो असफल में मूल शब्द क्या हो गया? सफल। देखिए, ये भी एक शब्द है और उपसर्ग क्या लगाया इसमें? अ। तो सफल भी एक शब्द है और सफल में जब हमने अ उपसर्ग लगा दिया, असफल हो गया, तो उसका भी शब्द का एक अर्थ निकल रहा है और सफल का भी एक अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही अदृश्य, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? दृश्य और उपसर्ग हो जाएगा अ। दृश्य माने देखना होता है और मतलब जो दिखाई दे, और अदृश्य जो दिखाई न दे। तो इसमें दृश्य का भी एक अर्थ निकलता है और अदृश्य का भी अर्थ निकलता है। यानी कि हमें उपसर्ग ऐसे लगाने चाहिए जो शब्द का पहले भी अर्थ निकले और उसके बाद में उपसर्ग लगाने के बाद भी उसका एक अच्छा सा अर्थ निकले, सही और सटीक अर्थ निकले उसका। तो ऐसे बच्चों, आगे के जो शब्द दिए हैं इनके आपको मूल शब्द और उपसर्ग स्वयं से अलग करके इनको पूरा करना है। देखिए, आगे देखते हैं विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो आगे देखिए, इनमें क्या दिया है? इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के रूप में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, साल इसमें क्या दिया है? संज्ञा, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। देखिए, इसमें 2 तरह के विशेषण दिए हमारे, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें दिया है हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, तो हम 5 अरब साल को गिन सकते हैं। 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, तो इसमें 10,000 इसको भी हम गिन सकते हैं। तो ये कौन से विशेषण हुए? ये संख्यावाचक विशेषण हैं। अब वहीं देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो भी हमें शब्द दिए हैं, जैसे 3 जग पानी, अब हम इसको गिन तो सकते नहीं है कि जग में जो पानी है वो कितना है, सिर्फ माप या तौल सकते हैं ना उसको। 1 किलो चीनी, तो चीनी को गिन तो नहीं सकते हैं कि कितनी है ये, तो लेकिन उसका जो तौल है वो कितनी है? 1 किलो। तो ये क्या हुए हमारे परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 सार्थक वाक्य लिखिए। अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अब हमें इन शब्दों में से कुछ शब्द लेने हैं और उनके हमें 5 सार्थक यानी कि जिसका कोई सटीक अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले वाक्य का, वो हमें वाक्य बनाना है। जैसे एक वाक्य मैं बनाती हूँ,
हम बनाते हैं यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए 3 लीटर दूध लिया। तो देखिए इसमें आ गया ना 3 लीटर, है ना। देखिए इसमें लीटर भी है और 3 भी है, तो इसमें से मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। और ऐसे ही आगे के जो शब्द हैं आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए खुद से वाक्य बनाने हैं, लेकिन उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए उस वाक्य का, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। देखिए पुस्तक, पुस्तक का क्या लिखेंगे? किताब, ठीक है। अब दुनिया, दुनिया का हो जाएगा विश्व। रोज का हो जाएगा प्रतिदिन। समाचार पत्र क्या हो जाएगा इसका? अखबार। देश, देश का हो जाएगा राष्ट्र। और साल का हो जाएगा वर्ष, ठीक है। ये आपके समानार्थी शब्द हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, विलोम शब्द लिखो। अब हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। देखें पुराने, पुराने का क्या हो जाएगा? नए, ठीक है। अब जन्म का क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। अब आगे के जो शब्द दिए हैं इनके विलोम शब्द आपको स्वयं से करने हैं। अब देखिए वाक्य बनाइए। प्रश्न संख्या 8 है, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे कोई शब्द दिए, हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है दुनिया, तो हमें दुनिया शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। जैसे मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें दुनिया शब्द आ गया। तो ऐसे ही आगे के जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको स्वयं से वाक्य बनाने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, शुद्ध रूप लिखो। यानी कि ये कुछ शब्द लिखे हैं जो कि अशुद्ध लिखे हैं, हमें इनका शुद्ध रूप लिखना है। देखिए पहला दिया है अक्षर। अब अक्षर क्या होता है? कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होता है? अक्षर, ठीक है। तादात, तादात भी अशुद्ध है, तो हम लिखेंगे तादाद, तादाद होता है। कल्पना, कल्पना का हो जाएगा कल्पना। अस्तित्व, अस्तित्व का हो जाएगा अस्तित्व। वनस्पति का हो जाएगा वनस्पति। और लिपि, लिपि का हो जाएगा लिपि। तो देखिए ये सारे शब्द शुद्ध हो गए हमारे। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाओ। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसमें से जो ये शब्द जो विकल्प दिया है इसको पढ़ते हुए आपको इन विकल्पों को स्वयं से पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए आपका गतिविधि कार्य है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी एकत्रित करो जो प्रयोग में नहीं रहे, प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए हैं। यानी आपकी कौन सी लिपि है आपको उस बारे में बातचीत करनी है और उसको आपको अपनी हिंदी व्याकरण की कार्यपुस्तिका में लिखना है कि कौन से वो पहले जो अब प्रयोग में नहीं रहे, वो कौन से शब्द जो प्रयोग में नहीं रहे और जो कौन से अक्षर हैं जो आजकल प्रयोग में हो रहे हैं और पहले नहीं होते थे।
लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। अब हम दो तरह की भाषाएं प्रयोग करते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा से क्या लाभ और हानि है और मौखिक भाषा से क्या लाभ और हानि है, ये आपको अपने घर में अपने बड़ों से बातचीत करनी है, इस बारे में चर्चा करनी है और आपको उनको अपनी हिंदी व्याकरण की कार्यपुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 116 और 117 और 118 पर प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको अपनी किताब में करना है और गतिविधि कार्य आपको हिंदी व्याकरण की कार्यपुस्तिका में करना है। ठीक है।